तो बच्चों आज हम लोग एक्जोटिक कार्प्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। हम लोग जानेंगे कि एक्जोटिक कार्प्स कैसी फिशेज होती हैं, इनका सिलेक्शन कैसे किया जाता है, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो आप सबको इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है। पीडीएफ मैंने आपके सामने ऑलरेडी ओपन कर भी दी है, तो अब मैं पीडीएफ की एक एक लाइन को पढ़ के आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली चीज़ क्या कि एक्जोटिक कार्प्स कैसी फिशेज होती हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्जोटिक फिशेज आर दोज स्पीशीज that are non-indigenous, having their origin in another country and has been introduced into the Indian water। आपको समझ में आ गया होगा कि एक्जोटिक फिशेस ऐसी फिशेस की स्पीसीज़ हैं, ऐसी मछलियों की प्रजातियां हैं जो कि हमारी कंट्री में नहीं पाई जाती। नॉन इंडिजिनस वर्ड का मतलब ये होता है कि जो हमारे यहाँ की नहीं है, जो किसी और देश की हैं, बाहरी हैं। एंड हैविंग देयर ओरिजिन इन अनदर कंट्री, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी दूसरे देश में इन मछलियों की, इन प्रजातियों की उत्पत्ति हुई है, इनकी ओरिजिन हुई है। एंड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इंडियन वाटर का मतलब ये हुआ कि इन मछलियों को लाया गया है कहाँ पर, इंडियन वाटर मतलब इंडिया की रिवर्स में, भारत की नदियों में, हमारे देश की जो रिवर्स हैं, पॉन्ड हैं, वहाँ पर इन मछलियों को लाया गया है, उनको इंट्रोड्यूस्ड कराया गया है। आपको समझ में आ गया ना एक्जोटिक कार्प्स क्या होती हैं। मतलब ये ऐसी फिशेज होती हैं जो हमारी कंट्री में नहीं पाई जाती, बाहरी होती हैं, दूसरी कंट्री की ओरिजिन होती हैं, लेकिन इनको हम अपनी कंट्री में लेकर आए हुए हैं, पॉन्ड में और रिवर्स में। इन मछलियों को हम लोगों ने ग्रो करवाया है, डाला है। क्यों? क्योंकि इसका कुछ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। दे जनरली हैव इस्टेब्लिश्ड कल्चर, टेक्नोलॉजीज़ एंड द इकोनॉमिक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटेबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्जोटिक फिशेस होती हैं, जिनको एक्जोटिक कार्प्स कहा जाता है, दे हैव इस्टेब्लिश्ड कल्चर टेक्नोलॉजीज़, मतलब कि इनके लिए कल्चर टेक्नोलॉजीज़ को स्थापित किया गया है। मतलब इन मछलियों की जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाने के लिए, इन मछलियों का प्रोडक्शन करने के लिए टेक्नोलॉजीज़ लाई गई हैं। एंड द इकोनॉमिक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटेबिलिटी, और इन फिशेस के लिए, इन फिशेस को बनाने के लिए, इनका प्रोडक्शन करने के लिए एक पूरी मार्केट बनाई गई है ताकि लोग इन फिशेस को ग्रो करवाएं, इनको बेचें। ठीक है ना, जिससे कि वो कुछ पैसे कमा सकें। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया। अब आगे लिखा हुआ है मेनी सच स्पीशीज़। अब यहाँ पर कुछ स्पीशीज़ के नाम लिखे हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ। लिखा हुआ है टिलापिया, कॉमन कार्प, चाइनीज़ कार्प, जापानीज़ एंड यूरोपियन, ओइस्टर्स। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट एक्जोटिक कार्प्स हैं, यानी ऐसी फिशेज़ हैं। कौन कौन सी? टिलापियाज, कॉमन कार्प, चाइनीज़ कार्प, जापानीज़ एंड यूरोपियन, ओइस्टर, ETC, ये सारी। ठीक है ना। हैव ऑलरेडी कॉलोनाइज्ड आउटसाइड देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, मतलब कि इन फिशेस को ऑलरेडी जो है इनके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन रेंज से बाहर निकालकर कॉलोनाइज कर लिया गया है। इसका मतलब कि ये फिशेस जहाँ पाई जाती हैं जिन कंट्रीज़ में, अब उन कंट्रीज़ के अलावा भी दुनिया के और दूसरे देशों में भी जो है ये मछलियाँ क्या हो गई हैं, इस्टेब्लिश हो गई हैं, कॉलोनाइज्ड हो गई हैं। मतलब वहाँ पर भी इनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन अब जो है हो चुकी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली क्या होती है, इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे इन फिशेस में ऐसी क्या बात है कि इन फिशेस को इतना ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है, और इन फिशेस को ये जहाँ जिन कंट्रीज़ में पाई जाती है वहाँ से ले आकर हमारी कंट्री में भी रिवर्स में और पॉन्ड में इनको ग्रो करवाया जाता है, इनका प्रोडक्शन कराया जाता है। ठीक है ना। तो हम किन फिशेस को जो है एक्जोटिक स्पीशीज़ के फॉर्म में सेलेक्ट करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी मछली को अपनी कंट्री में थोड़ी ना लेके चले आएंगे, उसके अंदर कुछ चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, कुछ उसके अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होने चाहिए, और उन कैरेक्टर्स को अगर वो फुलफ़िल कर रही है तो ही फिर उस स्पीशीज़ को हम अपनी कंट्री में लेके आएंगे। तो सिलेक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पीशीज़ का मतलब यही हुआ कि हम कौन सी फिशेस को हम अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस कराएंगे, इस चीज़ को हम किस तरह से करेंगे। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पीशीज साइंटिस्ट टर्नर 1949 हैड सजेस्टेड सम क्राइटेरिया। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था टर्नर। उन्होंने 1949 में क्या किया, कुछ क्राइटेरिया बनाया, और उन क्राइटेरिया को ही फॉलो करते हुए हम एक्जोटिक स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी दूसरी कंट्री में जहाँ पर वो नहीं पाई जाती बेसिकली। ठीक है ना, जैसे हमने फिशेस को अपनी कंट्री में लेके आए।
द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ एग्जोटिक स्पीसीज आर एज फॉलोज। अब कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको अगर वो एग्जोटिक स्पीसीज फॉलो कर रही है तो फिर हम उनको जो है सेलेक्ट करेंगे और हम उनको अपनी कंट्री में लेकर आएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ क्राइटेरिया लिखे हुए हैं जिनको उस स्पीसीज को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम उस स्पीसीज को सेलेक्ट करेंगे और उसको अपनी कंट्री में ग्रो करवाएंगे, वरना फिर उसके आने से क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा है शुड बी अ फास्ट ग्रोवर। मतलब ये जो स्पीसीज़ है, अब यहाँ पर क्योंकि हम लोग पिसीकल्चर पढ़ रहे हैं, फिशेस के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि हम मछलियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो एग्जोटिक कार्प्स हैं, यानी जो एग्जोटिक फिशेस हैं, अगर हम उनको अपनी कंट्री में ला रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहला कैरेक्टर ये होना चाहिए कि वो फास्ट ग्रोवर होनी चाहिए, यानी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करनी चाहिए, जल्दी से बड़ी हो जाए, वो उसकी साइज़ जल्दी से क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। सो एज टू कंपेंसेट द एब्सेंस ऑफ प्रोटीन, ताकि वो जो है प्रोटीन की जो एब्सेंस है उसको पूरा कर सके। क्योंकि हम इन फिशेस को क्यों ला रहे हैं अपनी कंट्री में, कहीं ना कहीं इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ये फिशेस क्या हैं, हमारी फूड को पूरा करेंगी, हमारी फूड की जो नीड है उसको पूरा करेंगी। तो फिशेस से बेसिकली क्या मिलता है, प्रोटीन मिलती है, फैट मिलता है। तो हमारी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, इसीलिए हमने इन फिशेस को दूसरी कंट्री से ला के अपनी कंट्री में ग्रो करवाया है। तो अगर हम कोई एग्जोटिक कार्प या एग्जोटिक फिशेस लाए हैं, अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि वो फिश जल्दी से बड़ी हो जाए, जल्दी से ग्रो करे, ताकि जल्दी से हम उसको फूड की फॉर्म में ले सकें और हमारी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। दूसरा जो क्राइटेरिया, दूसरा जो कैरेक्टर होना चाहिए वो ये, दे शुड फुलफिल द नीड बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ए सिमिलर डिज़ायरेबल स्पीसीज इन द लोकेलिटी। मतलब ये कि वो जो फ़िश है या वो जो स्पीसीज़ है जिसको हम लेके आ रहे हैं, यानी एग्जोटिक स्पीसीज़ जो है, वो जो हमारी कंट्री की कोई लोकल स्पीसीज़ है जो कि उसी के जैसी है, तो उसकी एब्सेंस को वो पूरा कर सके। मतलब ये कि हमारे यहाँ कोई लोकल स्पीसीज़ है किसी फ़िश की जो हमारी इंडिया में पॉन्ड और रिवर्स में जो है पाई जाती है, और वो फ़िश मीनवाइल में अभी एब्सेंट हो गई है, वो कहीं चली गई है या फिर वो ख़त्म हो गई है, तो उस फ़िश से जो भी ज़रूरतें हमारी पूरी होती थीं, वो ज़रूरतें क्या इस एग्जोटिक फ़िश से अब पूरी होंगी या नहीं होंगी, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। यानी हमें ऐसी एग्जोटिक फ़िश को लेके आना है जिससे हमारी वो ज़रूरतें पूरी हों, जो ज़रूरतें हमारी जो है हमारी लोकल स्पीसीज से फुलफ़िल हो रही थी, जो कि उसी के जैसी थी। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, सच स्पीसीज शुड बी कंपेटेबल एंड शुड नॉट कम्पीट विद वैल्यूएबल नेटिव स्पीसीज। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। देखो बच्चों, जितनी भी एग्जोटिक स्पीसीज होती हैं, जैसे यहाँ हम फिशेस की बात कर रहे हैं, तो जो भी विदेशी मछलियाँ हैं जिनको हम अपने नदियों में लेके आ रहे हैं, अपनी कंट्री में लेके आ रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं उनका, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं उनको लाने के बाद हमारी जो लोकल जो बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारी इंडिया में जो फिशेस हमारी नदियों में पाई जाती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो फ़िश जिसको हम लेके आ रहे हैं वो इन फिशेस के साथ कंपटीशन करने लगे और फिर वहाँ पर उस कंपटीशन में वो विनर बन जाए, वो जीत जाए, और जो हमारी जो इंडिया की जो नेटिव फिशेस हैं जो हमारी रिवर्स में पाई जाती हैं, वो उस कंपटीशन में उससे हार जाएं और अल्टीमेटली वो एग्जिस्ट ना करें या फिर वो एक्सटिंक्ट हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो एग्जोटिक स्पीशीज़ होती हैं वो कभी कभी ख़तरा बन जाती हैं, किसके लिए, जो हमारे यहाँ की जो नेटिव स्पीशीज़ होती हैं उनके लिए। तो नेटिव स्पीशीज़ का जो एग्जिस्टेंस है, जो उनका अस्तित्व है, वो कहीं हमारे एग्जोटिक स्पीशीज़ के लाने की वजह से ख़त्म तो नहीं हो रहा है, उसके एग्जिस्टेंस पे कोई किसी तरह की दिक्कत तो नहीं आ रही, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। यानी एग्जोटिक कार्प्स जो होंगी, वो एग्जोटिक कार्प्स हम उनको अपने वाटर में लेके आ रहे हैं, तो वो हमारी वैल्यूएबल नेटिव स्पीशीज़ जो हैं, जो भी फिशेस की हैं, उनसे उसकी कंपटीशन नहीं होना चाहिए, वो आपस में कंपटीशन नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, शुड नॉट अंडरगो क्रॉस ब्रीडिंग विद नेटिव स्पीसीज एंड प्रोड्यूस अनडिजायरेबल हाइब्रिड्स। यानी कि ये जो स्पीसीज होती हैं, ये स्पीसीज शुड नॉट अंडरगो क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब ये हुआ कि ये जो एग्जोटिक कार्प्स हैं, ये हमारी लोकल फिशेस के साथ क्रॉस ब्रीडिंग नहीं करना चाहिए। मतलब ये जो एग्जोटिक कार्प्स हैं, ये हमारी लोकल फिशेस के साथ ब्रीड ना करें।
ठीक है ना। और अगर ब्रीड नहीं करेंगी तो इससे कोई अनडिज़ायरेबल हाइब्रिड या कोई इस तरह के डिफरेंट कैरेक्टर वाली फिशेस नहीं बनेंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी नेटिव कार्प्स हैं हमारी, वो नेटिव कार्प्स और जो एग्जोटिक कार्प है जो हम बाहर से फिश ला रहे हैं दूसरी कंट्री से, वो आपस में कहीं पर क्रॉस ब्रीडिंग ना करें। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, शुड बी डिवाइड ऑफ पेस्ट, पैरासाइट्स और डिजीजेस सो दैट दीज में नॉट अटैक द नेटिव स्पीसीज। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये जो फिशेस हैं इनके साथ कोई पेस्ट नहीं होना चाहिए, इनके साथ इनकी बॉडी में कोई पैरासाइट नहीं होना चाहिए, इनको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, वरना फिर क्या होगा, जैसे ही हम इन फिशेस को अपने इंडिया के रिवर्स में डालेंगे, पॉन्ड में डालेंगे, तो हमारे यहाँ की जो लोकल फिशेस है, जो हमारी नेटिव स्पीसीज हैं, जो हमारे यहाँ की फिशेस हैं, उन फिशेस पे कहीं ना कहीं इनका अटैक हो सकता है। क्योंकि अगर ये जो एग्जोटिक फिशेस हैं ये अपने साथ अगर पेस्ट, पैरासाइट या फिर कोई भी बीमारी लेके आएंगी, तो वो बीमारी कहीं ना कहीं हमारी जो लोकल फिशेस हैं यहाँ की, उनको भी लगने का डर रहेगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी एग्जोटिक कार्प हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें किसी तरह का कोई पेस्ट उसकी बॉडी पे नहीं होना चाहिए, कोई इंसेक्ट नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई भी पैरासाइट, बैक्टीरिया, वायरस नहीं होना चाहिए, या फिर उसको कोई डिजीज़ भी नहीं होना चाहिए। वरना अगर हम उसको अपने पानी में लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी नेटिव स्पीसीज है उन पर भी खतरा मंडराने लगेगा। अगला पॉइंट यहाँ पर बच्चों जो लिखा हुआ है, दैट इज शुड लिव एंड रिप्रोड्यूस इन इक्विलिब्रियम विद द न्यू एनवायरनमेंट एंड शुड नॉट कॉज एनी एडवर्स इकोलॉजिकल इफेक्ट। ये जो हमारी एक्सोटिक कार्प है ये एक इक्विलिब्रियम बनाकर, एक बैलेंस बनाकर एक नए एनवायरनमेंट में, नया एनवायरनमेंट मतलब क्योंकि हम इसको अपनी कंट्री में लेके आए हैं और ये हमारी कंट्री में नहीं पाई जाती, ये तो किसी और कंट्री की है, नॉन इंडिजिनस है, तो इसलिए हम इसको अपनी कंट्री में ला रहे हैं, तभी तो हम इसको एक्जोटिक कह रहे हैं ना। तो एक्जोटिक का मतलब ही होता है जो बाहरी है, विदेशी है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको अपनी कंट्री में ला रहे हैं, अपनी कंट्री की पॉन्ड और रिवर्स में इसको ग्रो करवा रहे हैं, तो ये इसके लिए नया एनवायरनमेंट हुआ। तो ये जो एक्जोटिक कार्प्स होंगी वो इस नए एनवायरनमेंट में आसानी से रह सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें और एक बैलेंस बना के रिप्रोड्यूस कर सकें। ऐसा नहीं कि उनको रहने में दिक्कत हो रही है या फिर वो सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रही हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। एंड शुड नॉट कॉज एनी एडवर्स इकोलॉजिकल इफेक्ट। और इन स्पीसीज़ के आने से कहीं ना कहीं हमारे जो हमारा जो इकोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उस पर किसी तरह का कोई एडवर्स इफेक्ट या किसी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, हमारा इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं उससे जो है बैडली अफेक्ट ना हो जाए, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारी एक्जोटिक स्पीसीज प्लांट्स की लाई गई, एनिमल्स की लाई गई दूसरी कंट्रीज से हमारी कंट्री में, और उसकी वजह से हमारी कंट्री का जो इकोसिस्टम है, जो इन्वायरमेंट है, उस पर कहीं ना कहीं उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ा, यानी उसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा, हमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, ठीक ना स्टूडेंट्स। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम जिन फिशेस को ला रहे हैं अपने पानी में, अपने इंडिया की रिवर्स में, पॉन्ड में, वो फिशेस जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी तरह से कोई इकोलॉजिकल एडवर्स इफेक्ट तो नहीं क्रिएट करेंगी, इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। लास्ट क्राइटेरिया जो है दैट इज दे शुड हैव प्रूवन टेक्नोलॉजीज ऑफ कल्चर एंड गुड इकोनॉमिक वायबिलिटी। यानी ये पहले से प्रूव होना चाहिए कि जो ये एग्जोटिक फ़िश हम लेके आ रहे हैं ये कल्चर टेक्नोलॉजी के लिए अडॉप्ट है कि नहीं, ये मतलब कि ये इजीली ग्रो करती है कि नहीं, इसको कल्चर करवाया जा सकता है कि नहीं, इसके कल्चर कराने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है, आसानी से हम इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं कि नहीं, और ये गुड इकोनॉमिक वायबिलिटी शो करती है कि नहीं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इन फिशेस से जो फाइनेंशियल कंडीशन है ह्यूमन की वो फुलफ़िल हो रही है कि नहीं, हमें पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है, वरना फिर हमें इन फिशेस को लाने से फ़ायदा क्या होगा अपनी कंट्री में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये जो मैंने आपको बताया ये सब थे सिलेक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज़, यानी जो एक्जोटिक स्पीसीज़ होती हैं उनका सिलेक्शन कैसे किया जाता है, उसके लिए कौन कौन से जो है क्राइटेरिया बनाए गए हैं जिसको साइंटिस्ट टर्नर ने बनाया था 1949 में। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक्जोटिक कार्प्स क्या होती हैं, एक्जोटिक कार्प्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, और एक्जोटिक स्पीसीज़ को सेलेक्ट कैसे करें, हम किन स्पीसीज़ को, किन फिशेस को अपनी कंट्री में लेकर आएँ, और लाने से पहले हमें कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान देना है, कौन कौन सी ऐसे क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको उस फिश को, उस स्पीसीज़ को फुलफ़िल करना है, तभी हम उसको सेलेक्ट करेंगे और तभी हम उसको अपनी कंट्री में लेकर आएंगे। ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्टूडेंट्स बताऊँगा एक्जोटिक फूड फिशेस के बारे में, यानी ऐसी मछलियाँ जो हमारी कंट्री में नहीं पाई जाती पर दूसरी कंट्री में पाई जाती है और वहाँ से हम उसको लेकर आते हैं अपनी कंट्री में, यानी हम इंट्रोड्यूस कराते हैं उसको अपनी कंट्री में, और यहाँ हम उसको इसलिए लेके आए हैं कि कहीं ना कहीं वो फूड फिशेस हैं, उनसे हमें फूड ऑब्टेन होता है, हम उनको खाते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो कौन कौन सी एक्जोटिक फूड फिशेस होंगी इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में हम लोगों ने एक्जोटिक कार्प्स की डेफिनेशन और एक्जोटिक कार्प्स को कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे उसको जो है चुनना है, इस प्रोसेस के बारे में आपको समझा दिया। थैंक यू।